दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं पीटी 365 पॉलिटी की। बहुत सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं और आगे के देखेंगे। संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती है। देखिए, इससे आपका ना जो भी स्टैटिक पार्ट है वो भी काफ़ी सारा कवर हो रहा है और करेंट उसके साथ हो ही रहा है। तो एक तरीके से आपको इसमें दोनों तरफ से फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक। क्यों न्यूज़ में है, राज्यसभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल ने संसदीय समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राज्यसभा के सभापति के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो राज्यसभा जो सचिवालय है, तो उस पर क्या है, अपने पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल जो है, मतलब एक कार्यदल जिसने राज्यसभा सचिवालय पर व्यापक अध्ययन किया, उसने क्या है, संसदीय समिति के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राज्यसभा के सभापति के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किया। मतलब कि जो संसदीय समितियां होती हैं उनका जो टाइमिंग है, मतलब कार्यकाल, उसको बढ़ाने के लिए उसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करी है। किसके समक्ष? राज्यसभा के सभापति के समक्ष। तो देखिए, राज्यसभा जो सचिवालय पर अपने पहला अध्ययन किया जिस कार्यदल ने, उसने क्या है, संसदीय समितियां जो बनती हैं उनके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। फिर और फैक्ट्स देखते हैं। राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के आर्टिकल 98 के निहित प्रावधानों के अनुसार की गई। जो राज्यसभा का जो सचिवालय होता है, राज्यसभा का एक होता है सचिवालय, उसकी स्थापना संविधान का जो आर्टिकल 98 है उसके में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई। आर्टिकल 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान किया गया है। तो जो आर्टिकल 98 है उसमें क्या है, संसद के जो दोनों सदन है, प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान किया गया है कि दोनों सदनों में जो है कि सचिवालय स्तरीय कर्मी होंगे। राज्यसभा सचिवालय राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। जो राज्यसभा का सचिवालय होगा वो जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके मार्गदर्शन और नियंत्रण में काम करता है। सिंपल चीज़। ठीक है, तो ठीक है, राज्यसभा का सचिवालय की यहाँ बात हो रही है। संसदीय समितियों के बारे में देखेंगे। संसदीय समिति का अर्थ संसद के सदस्यों से बनी एक ऐसी समिति से है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा नामित किया जाता है। देखिए, संसदीय समिति का अर्थ क्या है, जो संसद के सदस्यों से बनी एक समिति होती है। जो संसदीय समिति होती है वो संसद के जो सदस्य होते हैं उनसे मिलकर बनी एक समिति है जिसे सदन नियुक्त या निर्वाचित करता है। ठीक है, सदन के सदस्यों से बनी है, वही नियुक्त और निर्वाचित करता है या अध्यक्ष सभापति द्वारा वो नामित होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, और जो उनके निर्देशन में कार्य करती है, जो सभापति के ही निर्देशन में कार्य करेगी। अब जो मेन हेड होगा उसके निर्देशन में ही तो कार्य करेगी, तो सभापति के निर्देशन में कार्य करती है। ये समिति सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और अपनी रिपोर्ट भी उसे ही देगी। सदन या मतलब अध्यक्ष को या सदन को अपनी रिपोर्ट देगी। संसदीय समिति की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से? ब्रिटिश संसद से। देखिए, ज़्यादातर चीज़ें हमने वहीं से ली हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम तक उनका शासन था, तो ये भी ब्रिटिश संसद से ली है। क्या होते हैं राज्यसभा के सचिवालय के मुख्य कार्य? पहला, राज्यसभा को सचिवालय स्तरीय मदद और सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो जो राज्यसभा होती है उसे अपने काम के लिए हेल्प तो चाहिए, तो उसको सचिवालय स्तरीय मदद और सहायता देती है। संसदीय समितियों को सेवा या अन्य सहायता प्रदान करना। ठीक है, जो संसदीय समितियां होती है उनको सेवा और सहायता प्रदान करना। ठीक है, और राज्यसभा की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई के रिकॉर्ड प्रकाशित करना। तो जो वहाँ पे दिन भर काम होता है उनके रिकॉर्ड प्रकाशित करना, ये सचिवालय के काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 98 में दी गई हैं। राज्यसभा के सचिवालय की स्थापना आर्टिकल 98 में है संविधान के। ठीक है, तो जो सचिवालय होता है वो क्या होता है, सभापति के मार्गदर्शन नियंत्रण में कार्य करता है। इसका मतलब क्या होता है, संसदीय समिति क्या होती है? संसद के सदस्यों से बनी ऐसी समिति जिसे संसद नियुक्त या निर्वाचित करता है, अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है, जो उसके निर्देशन में कार्य करती है, उसी को रिपोर्ट देती है। संसदीय समिति को अपना प्राधिकार संविधान के आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 से प्राप्त होता है। तो जो संसदीय समिति है उन्हें अपना प्राधिकार, कार्य करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 105, ठीक है, और अनुच्छेद 118 से प्राप्त होती है। तो 105 और 118 में क्या है, संसदीय समितियां दी हुई हैं। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया कि जो अनुच्छेद 105 है वो सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है, तथा आर्टिकल 118 जो है, अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार करता है, अधिकार देता है। अब देखिए, संसद भी कुछ नियमों से चलती होगी ना, तो
ये जो आर्टिकल 180 है वो क्या करता है, 118, ठीक है, संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को, मतलब जो भी उसका दिन भर का काम चलता है उसको नियमित करने के लिए, विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है कि भाई अपने अनुसार नियम बनाए। संसद संसदीय समिति की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि अगर समिति कोई सिफारिश दे रही है तो संसद उसे माने, उसके लिए बाध्य नहीं है। संविधान में इन समितियों का उल्लेख अलग अलग स्थानों पर किया गया है, हालांकि उनकी संरचना, कार्यकाल आदि के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो संविधान में इन समितियों का उल्लेख तो है, लेकिन इनकी संरचना, कार्यकाल, ये क्या होगा इसके बारे में नहीं बताया है। संसदीय समिति के क्या उद्देश्य होते हैं? वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना, ठीक है, कि अच्छे से पैसे खर्च कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, एक तरीके से सरल भाषा में वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना, प्रासंगिक हितधारकों के साथ भागीदारी करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विपक्ष को बड़ी भूमिका निभाने में सहायता करना, ठीक है। और क्या काम होते हैं? गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से विस्तृत जांच सुनिश्चित करना, मतलब जांच करना, और सरकार की जवाबदेहिता को बनाए रखना, ये भी संसदीय स्थायी समिति के उद्देश्य होते हैं। सभी मामलों में दोनों सदनों के नियमों द्वारा निपटाया जाता है। देखिए संविधान में इन समितियों का मतलब बताया नहीं गया है, मैंने आपको बताया कि उल्लेख नहीं है, मतलब उल्लेख हर जगह है पर इनका उल्लेख तो कई जगहों पे है पर इनका संरचना, कार्यकाल, ये सब नहीं बताया गया है कैसा रहेगा। इन सभी मामलों को दोनों सदनों के नियमों द्वारा निपटाया जाता है। जो भी इससे जुड़े मामले होते हैं वो संसद के नियम द्वारा निपटाए जाते हैं। अब देखिए संसदीय समितियां कैसी होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां, ठीक है। एक होती है स्थायी, एक तदर्थ, मतलब कुछ समय के लिए। स्थायी समिति, इनकी प्रकृति जो होती है स्थायी होती है, इनका गठन समय समय पर किया जाता है और ये नियमित आधार पर कार्य करती हैं, रेगुलर काम करती हैं, समय समय पर इनका गठन होता है। जो तदर्थ समिति होती है इनकी प्रकृति अस्थायी होती है, ठीक है। ये समितियां सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए करने पर समाप्त हो जाती है। मतलब तदर्थ मतलब उन्हें एक काम के लिए बनाया, जब काम पूरा होगा तो फिर वो खत्म हो जाएंगी। स्थायी समितियां कौन कौन सी होती है? वित्तीय समितियां होती है, मंत्रालय विभागों से संबंधित विभागीय स्थायी समितियां होती हैं, जांच पड़ताल करने वाली समितियां, हाउस कीपिंग समितियां अर्थात अथवा सेवा समितियां, सदस्य के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियां, समीक्षा करने वाली और नियंत्रित रखने वाली समितियां। तो देखिए अगर ये चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है इनके बारे में तो आप जाके अपना बुक उठाइए, ठीक है, लक्ष्मीकांत की, और इनकी डिटेल भी एक बार चाहे तो हाल के हाल देख लीजिए करिए। तो ठीक है, हमने पढ़ा संसदीय समितियों के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 98 में राज्यसभा सचिवालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। संसदीय समिति के बारे में हमने देखा। संसदीय समिति का अर्थ संसद के सदस्य बनी एक ऐसी समिति है जिसका नियुक्ति सदन करता है, ठीक है, सभापति द्वारा नामित होती है। ये सब हमने देखा। संसदीय समितियां अपना जो प्राधिकार है वो आर्टिकल 105 118 से प्राप्त करती हैं। 105 में सांसदों के 105 जो सांसदों के विशेषाधिकार से संबंध है। 118 क्या है? संसद को अपने नियम बनाने की अधिकार देता है, ठीक है। अब इनकी जो संसदीय समिति होती है इनकी सिफारिशें मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होती है, ठीक है। इनके बारे में तो संविधान में उल्लेख है लेकिन इनकी संरचना, कार्यकाल नहीं बताया गया है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब 2 तरीके की होती हैं, स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां, ये हमने देखा। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी। एनआरसी बहुत न्यूज़ में रहा, आपने देखा, तो इसको देखेंगे। कैग ने असम में एनआरसी अपडेशन परियोजना के लिए लॉजिस्टिक संबंधी व्यवस्थाओं के अनुपालन ऑडिट पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें असम में एनआरसी को अपडेट करने में डेटा से छेड़छाड़ से जुड़े जोखिम के बारे में बताया गया है। जो कैग है उसने क्या है, असम में जो एनआरसी अपडेशन परियोजना है, मतलब एनआरसी का जो अपडेट किया गया है, लॉजिस्टिक संबंधी व्यवस्था, तो उसमें जो लॉजिस्टिक से संबंधित जो व्यवस्था थी उसके अनुपालन ऑडिट पर अपनी रिपोर्ट जारी करी, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया कि असम में एनआरसी को अपडेट करने में डेटा से छेड़छाड़ से जुड़े जोखिम के बारे में बताया गया कि मतलब एनआरसी को अपडेट करने में जो भी डेटा था उससे जो छेड़छाड़ हुई, ठीक है, उससे जुड़े जो भी जोखिम है उसके बारे में उन्होंने बताया है। अब एनआरसी क्या है? एनआरसी उन लोगों का एक अधिकारी रिकॉर्ड है जो भारत के वैध नागरिक हैं। ये तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के प्रवासियों की पहचान करता है। एनआरसी क्या है? एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो भारत, मतलब किसके बारे में? जो भारत के वैध नागरिक हैं, ठीक है, जो भारत के पहले से भारत के वैध नागरिक हैं उनके बारे में एक आधिकारिक डाटा है जो पूर्वी पाकिस्तान, मतलब उसे बांग्लादेश बोलते हैं, कि प्रवासियों की पहचान करता है कि बाद में वो वहाँ से कौन इलीगल लोग आए हैं। वर्तमान में असम एनआरसी तैयार करने वाला एकमात्र राज्य है। इसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया। तो एनआरसी जो है अभी मतलब
असम में ही एकमात्र ऐसा राज्य जिसने एनआरसी तैयार करी है। इसे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। 2019 में इसे अंतिम रूप से अपडेट किया गया। तो 1951 में इसको बनाया था और 2019 में इसे अपडेट किया गया। एनआरसी को नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता, नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत अपडेट किया गया। तो इसको किस प्रावधानों के तहत अपडेट किया गया? ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता, नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के तहत इसे अपडेट किया गया। नागरिकता अधिनियम की धारा जो 6A है, ठीक है, 6A, इसके तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों के पास भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकार और दायित्व होंगे। अब देखिए इसमें आर्टिकल जो इसमें धारा 6A है, ठीक है, इसकी जो धारा 6A है वो क्या बोल रहा है नागरिकता अधिनियम की, कि जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले आ गए थे असम में, ठीक है, 1966 1 जनवरी से जो पहले असम में आ गए थे, ठीक है, तो वो उनको क्या है, उनको भारतीय नागरिकों के समान अधिकार और दायित्व होंगे। जो बाद में आए वो सब इलीगल हो गए, जो इससे पहले आ गए उन विदेशियों को भारतीय नागरिकों के समान अधिकार और दायित्व होंगे। ठीक है, फुल फॉर्म दिया है कैग का, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका कैग का फुल फॉर्म होता है। असम एनआरसी में केवल उन्हीं लोगों, उनके वंशजों को भारतीय नागरिक माना गया है जिनके नाम 24 मार्च 1971 तक की किसी मतदाता सूची में या 1951 के एनआरसी में मौजूद हैं। तो अब किन्हें माना गया है भारत के वैध नागरिक? देखिए, असम एनआरसी में केवल मतलब उन्हीं लोगों और उनके वंशजों को भारतीय नागरिक माना गया है जिनके नाम क्या है, या तो 24 मार्च 1971 तक की किसी मतदाता सूची में है, अगर किसी मतलब इससे पहले 1971 24 मार्च से पहले किसी भी वोटिंग लिस्ट में, ठीक है, मतदाता सूची में उनका नाम है, या 1951 के एनआरसी में उनका नाम मौजूद है, ठीक है, तो उनको माना जाएगा कि वो वैध नागरिक है। उसके बाद जो आए, ठीक है, मतलब जो 1966 के बाद आए, ठीक है, वो सब अवैध हो गए, लीगल। असम एनआरसी की उत्पत्ति 1985 के असम समझौते से मानी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति जो 1985 में असम समझौता हुआ था उससे मानी जाती है। एनआरसी में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उसे विदेशी घोषित कर जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि नाम नहीं मिला तो मतलब एकदम से विदेशी घोषित कर देंगे। जिन व्यक्तियों का नाम एनआरसी सूची में नहीं है उनके पास विदेशी विषयक अधिकरण फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रखने का विकल्प मौजूद है। तो वो देखिए, वो अपना विकल्प रख सकते हैं, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं अगर उनका नाम एनआरसी में नहीं है, एकदम से उन्हें विदेशी नहीं घोषित किया जाएगा। संबंधित तथ्य देखते हैं। नागरिकता मानदंड अधिसूचित किए गए। गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए मानदंड जारी किए जो तब अवयस्क थे जब उनके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया था, लेकिन अब वे वयस्क होने पर अपनी भारतीय नागरिकता को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, नागरिकता मानदंड जो अधिसूचित किए गए उनके बारे में बता रहे कि जो गृह मंत्रालय है उनने ऐसे लोगों के लिए कुछ मानदंड जारी किए हैं जो तब तो अवयस्क थे जब उनके माता पिता ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी थी, लेकिन अब वे एडल्ट हो गए हैं, वयस्क हो गए, अपनी भारतीय नागरिकता को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। भारतीय नागरिकता 1955 के तहत कोई व्यक्ति जो अपने नागरिकता का त्याग करता है उसका प्रत्येक अवयस्क बालक भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो इस जो नागरिकता अधिनियम है 1955 उसके तहत कोई व्यक्ति मतलब अगर लीजिए अपनी नागरिकता त्याग देता है तो उसका सारे जो उसके अवयस्क बच्चे होंगे वो भी भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। हालांकि ऐसा कोई भी बालक वयस्क होने के 1 वर्ष के भीतर घोषणा कर सकता है कि वे भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो एडल्ट होने के मतलब वयस्क होने के 1 वर्ष के भीतर यह घोषणा कर सकता है कि वो चाहता है कि वो भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर ले। 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित करता है: जन्म, वंश, अवजनन, पंजीकरण, देशीकरण और किसी राज्यक्षेत्र का समावेशन। तो 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है वो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों का निर्धारण करता है। 5 तरीके से लोग नागरिकता ले सकते हैं: वंश, जन्म से, ठीक है, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और किसी राज्यक्षेत्र का समावेशन। अब इनकी डिटेल आप देख सकते हैं अपने पॉलिटी में, बुक में। नागरिकता अधिनियम में 1986, 1992, 2005, 2019 में संशोधन किए गए, ठीक है, इनमें संशोधन हुए 4 बार। भारतीय नागरिकता का त्याग: वयस्क आयु और क्षमता का कोई भी नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक या समान निवासी भी हो वह भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई जो हमारे देश का है वो किसी और देश की नागरिकता ले लेता है या वहाँ का समान निवासी हो तो चाहे तो वह भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। अन्य तरीके क्या है भारतीय नागरिकता की समाप्ति के?
धोखाधड़ी आदि के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने पर सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ले ली है तो फिर उसको वंचित कर दिया है। यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगर वो अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। फिर से हम एक बार इस टॉपिक को देख लेंगे, एनआरसी, ठीक है। तो अभी कैगनेस पर इसकी अपडेशन परियोजना पे हमें रिपोर्ट दी है, लॉजिस्टिक संबंधी व्यवस्थाओं के अनुपालन में के संबंध में रिपोर्ट दी है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट। तो उसमें कहा है कि एनआरसी को अपडेट करने में डेटा से छेड़छाड़ से जुड़े जोखिम के बारे में बताया गया है। एनआरसी क्या होता है? एनआरसी उन लोगों का अधिकारी रिकॉर्ड है जो भारत के वैध नागरिक हैं, वो एनआरसी में उनका रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो क्या करता है उस समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों की पहचान करता है। असम है एकमात्र राज्य जिसने इसे तैयार किया, 1951 में तैयार हुआ, 2019 में इसे अपडेट किया गया, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के तहत इसे अपडेट किया गया। इसका जो धारा 6 है वो बताती है कि 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों के पास भारतीय नागरिकता के समान सभी अधिकार और दायित्व होंगे जिससे पहले आ गए। और असम एनआरसी में केवल उन्हीं लोगों और वंशजों को भारतीय नागरिक माना गया जिनके नाम 1971 24 मार्च तक की किसी मतदाता सूची में हो या 1951 के एनआरसी में मौजूद हैं, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। असम एनआरसी की उत्पत्ति 1985 के असम समझौते से मानी जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का उसमें नाम नहीं है तो एकदम से नहीं कह देंगे कि वो विदेशी है, उसके पास विकल्प रहेगा कि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाके अपना पक्ष रख सकता है। यहाँ पर कुछ नागरिकता संबंधी नियम देखे हमने, ठीक है, जो मानदंड बनाए गए। अब देखते हैं 6 टॉपिक, प्रत्यायोजित विधान, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निर्णय दिया कि केंद्र और राज्यों के प्रत्यायोजित विधानों की शक्तियाँ मूल कानून पेरेंट एक्ट द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती हैं, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो अधिकारातीत अल्ट्रा वायर्स है और उसे प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता। अभी हम पूरा इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस मामले में कि केंद्र और जो राज्य हैं, जो प्रत्यायोजित विधान की जो शक्तियां हैं वो मूल कानून द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, पहली बात। चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रत्यायोजित विधान क्या होता है। देखिए, तो प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यकारी प्राधिकार को कानून बनाने के लिए मूल कानून प्राथमिक विधान द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। मतलब इसके माध्यम से क्या होता है, जो कार्यकारी प्राधिकरण है, मतलब जिस प्राधिकरण में कार्य हो रहा है, उसको कानून बनाने के लिए मूल कानून जो होगा, मतलब उसके द्वारा उसमें शक्ति प्रदान की जाती है कार्यकारी प्राधिकरण को, ठीक है, कानून बनाने के लिए। ये कानून उस मूल कानून के प्रावधानों को लागू करने और प्रशासित करने के लिए बनाए जाते हैं। जो मूल कानून है, ठीक है, तो उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए ये बनाए जाते हैं कानून। इस प्रकार संसद मूल कानून की सहायता से अन्य संस्थाओं को प्रत्यायोजित विधान की प्रक्रिया द्वारा कानून और नियम बनाने में सक्षम बनाती है। तो संसद जो होती है, जो मूल कानून होता है, उसकी सहायता से जो अन्य संस्थाओं को प्रत्यायोजित विधान की प्रक्रिया द्वारा कानून और नियम बनाने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि केंद्र और राज्यों के प्रत्यायोजित विधान की जो शक्तियां हैं वो मूल कानून द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती। मान लीजिए मूल कानून है, ठीक है, पेरेंट एक्ट है, फिर उसके जो मान लीजिए लॉज हैं उसको लागू करने के लिए किसी संस्था को शक्ति दी गई, ठीक है, किसी अधिकरण को शक्ति दी गई, ठीक है। अब उसकी जो शक्तियां हैं वो मूल कानून की जो शक्तियां हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बात समझ में आई? मान लीजिए एग्जाम्पल, मूल कानून में हमें दिया है कि 10 साल, ये ऐसी एग्जाम्पल है, मतलब बनाया है मैंने, ठीक है। जैसे मान लीजिए मूल कानून में है 10 साल की सज़ा, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। मान लीजिए पेड़ तोड़ने के लिए 10 साल की सज़ा, ऐसा है नहीं, जस्ट एग्जाम्पल। लेकिन सरकार ने कहा कि अब कोई अधिकरण भी ऐसी सज़ा दे सकता है, तो वो 10 साल की ही दे सकता है, वो 15 नहीं कर सकता। जो मूल कानून है उससे ज़्यादा उसकी शक्ति नहीं हो सकती। ये मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है, सब बताने के लिए, समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बनाया मैंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्यों की जो प्रत्यायोजित विधान की शक्तियां हैं वो मूल कानून द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती। बात समझ में आई? यदि ऐसा होता है तो अधिकारातीत अल्ट्रा वायर्स है, मतलब ये अपनी शक्तियों से ज़्यादा हो गया और उन्हें प्रभावी नहीं होने दिया सकता, इसे प्रभावी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रत्यायोजित विधान को मूल कानून के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो
प्रत्यायोजित विधान है उसको मूल कानून के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, जो मूल कानून है उसी के दायरे में रहना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये अधिकारातीत है, अल्ट्रा वायर्स है और इसे प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों सहित प्रत्यायोजित विधान को अपने मूल संसदीय कानून की जगह लेने वाला नहीं बल्कि उसका पूरक होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि केंद्रीय और जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जो बनाए गए नियम और विनियमों सहित जो प्रत्यायोजित विधान है, ठीक है, उसको क्या है, मूल संसदीय कानून की जगह लेने वाला नहीं बल्कि उसका पूरक होना चाहिए। ठीक है, वो मूल कानून की जगह नहीं ले सकता, उसको उसका पूरक होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों में एक प्रत्यायोजित विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अमान्य होगा। कब अमान्य होगा? यदि मौलिक अधिकारों या भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है। यदि फंडामेंटल राइट या भारतीय संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है तो वह अमान्य होगा। यदि नियम विनियम मूल अधिनियम के प्रावधानों के दायरे के बाहर या मूल अधिनियम के मूल प्रावधान के अनुरूप नहीं है, जो मतलब मूल अधिनियम है उसके प्रावधानों के बाहर इन्हें नियम बना लिए हैं। ठीक है, बात समझ में है? ये मूल अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुसार नहीं है। यदि कार्यपालिका के पास उक्त नियमों और विनियम को बनाने की विधायी क्षमता नहीं है, यदि कार्यपालिका के पास ऐसे नियम विनियम बनाने की विधायी क्षमता नहीं है। ठीक है, यदि मनमाने और बिना किसी कारण के प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान कर दिया गया उसे रद्द किया जा सकता है। देखिए, यदि मनमाने और बिना किसी कारण के प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान कर दिया गया है तो उसे रद्द किया जा सकता है। भूतलक्षी प्रभाव वाले किसी प्रत्यायोजित विधान का प्रावधान नहीं किया जा सकता। यदि मूल अधिनियम में ऐसा करने का प्रावधान है तो मान्य होगा। भूतलक्षी प्रभाव मतलब जब कानून बना उससे पहले, उसके पहले के समय, मतलब कि उस पर पहले के समय पर लागू होगा, ऐसा आप कानून नहीं बना सकते। यदि लेकिन अगर मूल अधिनियम में ऐसा है तो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि विधायिका अपने अनिवार्य विधायी कार्यों को कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नहीं सौंप सकती। तो जो विधायिका है, जो उसके जो अनिवार्य विधायी कार्य है वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नहीं सौंप सकती है। प्रत्यायोजित विधान क्या है आपको बताया, फिर से एक बार बताते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जाती है। मतलब जो मूल कानून है उसके मतलब उसको लागू करने के लिए किसी प्राधिकरण को शक्ति दी गई है। ठीक है, जिसके माध्यम से कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। ये कानून उस मूल कानून के प्रावधानों को लागू करने और प्रसारित करने के लिए बनाए जाते हैं। जो मूल कानून है उसको लागू करने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार संसद मूल कानून की सहायता से अन्य संस्थाओं को प्रत्यायोजित विधान की शक्तियाँ द्वारा कानून और नियम बनाने में सक्षम बनाती है। तो इस संसद क्या करती है, जो मूल कानून है उसकी सहायता से जो अन्य संस्था है उसको प्रत्यायोजित विधान की प्रक्रिया द्वारा कानून और नियम बनाने में सक्षम बनाती है। ठीक है, समझ में आया? मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि अपना काम किसी और को दे दिया। ठीक है, इजी लैंग्वेज में। भारत के संविधान के अनुसार कानून बनाने की शक्तियां विधायिका को दी गई हैं, जबकि कार्यपालिका के पास कानूनों को लागू करने की शक्ति है। तो मेन हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है? विधायिका। लागू कौन करता है? कार्यपालिका। ठीक, समय की कमी के कारण विधायिका खुद को नीतिगत मामलों तक ही सीमित रखती है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता ना विधायिका के पास, तो वो खुद को नीतिगत मामलों तक सीमित रखती है। इसलिए संसदीय कानून का पूरक कानून या नियम बनाने की कार्यपालिका या किसी अधीनस्थ निकाय को नियम और विनियमों के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। ठीक है, तो जो संसदीय कानून है उसका पूरक कानून या नियम बनाने के लिए कार्यपालिका या किसी अधीनस्थ निकाय को नियम और विनियमों के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है कि वो बनाए। अब प्रत्यायोजित विधान के उद्देश्य क्या है? संसद पर कार्य के दबाव को कम करना, ठीक है, विकेंद्रीकरण, क्षेत्रक विशिष्ट नियम विनियम बनाने में सहायता करना, संसद द्वारा नए अधिनियम के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को कानून बनाने में सक्षम बनाना। ठीक है, आधुनिक प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग प्राधिकरणों को अधिक अधिकार प्रदान करना, ये सब इसके उद्देश्य है। फिर से देख लेते हैं हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेजिस्लेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी केंद्र और राज्य की जो प्रत्यायोजित विधान की शक्ति है वो मूल कानून द्वारा दी गई शक्ति से अधिक नहीं होती। ऐसा होता है तो अल्ट्रा वायर्स है, अधिकारातीत है और उसे प्रभावी होने नहीं दिया जा सकता। सिंपल चीज़। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। इसमें क्या क्या अमान्य होगा ये हम लोग ने देखे। अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, अगर ये जो पेरेंट एक्ट है, मतलब जो मूल कानून है उसके शक्ति से भी ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, अपने ज़्यादा ही वो चला रहे हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सब कारण होते हैं, तो फिर इसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर हमने यहाँ पर सब 2-3 बार देख ही लिया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।